कुछ लुटेरे एक खोए हुए खजाने की तलाश में निकले, मगर उन्हें कहा पता था कि ये सफर उनका आखिरी सफर होने वाला है। ये समय था सन 1388 का, जब गोरियों राजवंश पतन के कगार पर खड़ा था। ये दुश्मन से जंग हार रहे थे। तब गोरियों के सेनापति जू बैंग ने अपने राज्य का सारा खजाना अपने कब्जे में ले लिया, ताकि जब खतरा टल जाए तो वो अपने राज्य को फिर से खुशहाल बना सके, और उस खजाने को समंदर पार ले जाकर किसी ऐसी जगह छुपा दिए जहां से ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन था। अब प्रेजेंट टाइम में हम कुछ समुद्री लुटेरों को देखते हैं जो भूख प्यास से बेहाल होकर समंदर में भटक रहे थे। उनके कप्तान वुमूची के वजह से ही वो इस मझधार में फंसे थे। तभी उनके पास एक समुद्री लुटेरों का विशाल जहाज आकर रुका। इस जहाज का कप्तान एक लड़की थी जिसका नाम था हैरंग। उसने वुमूची और उसके साथियों पर तरस खाकर अपने जहाज पर शरण दे दी। एक हफ्ते तक फ्री का राशन ठूंसने के बाद वुमूची और उसके साथी टकाटक हो गए थे। तभी उन्हें दूर सामने एक जापानी लुटेरों का जहाज दिखा। ये सब के सब उसे लूटने के लिए उत्साहित हो गए। कप्तान के आदेश पर जहाज उस ओर मोड़ लिया गया। उस जहाज के करीब पहुंचते ही वुमूची और उसके साथी उन पर कहर बनकर टूट पड़े। वुमूची नौटंकीबाज के साथ साथ एक बेहतरीन तलवारबाज भी था। वो अपने आप को गोरियों की सेना का सबसे बेहतरीन तलवारबाज मानता था, पर उसके इस बात में कितनी सच्चाई थी ये तो वक्त ही बताएगा। वो पलक झपकते अकेले ही सबकी खटिया खड़ी कर देता है। उस जहाज पर जितने भी लोग थे उन्हें बंदी बना लिया गया। पूरा जहाज खाक छानने के बाद पता चला कि ये तो बिल्कुल फक्कड़ है। उनको जहाज पर सूखी मछलियों के सिवा कुछ नहीं मिला। तभी एक लड़का डर के मारे बताना शुरू करता है कि वो खजाने की तलाश में निकले हैं। उनके पास उस खजाने का नक्शा भी है। इस नक्शे पर सेनापति जू बैंग्स के खजाने का जिक्र था, जिसे पाने की लालसा में ये नक्शे को फॉलो कर एक किनारे तक पहुंचे। नक्शे पर हाथी का दांत बना हुआ था जिसकी इन्हें तलाश थी। तभी सामने से एक बैल आते हुए दिखा, जिसका शिकार करने के लिए वुमूची और उसके साथी दौड़ पड़े। लेकिन उन्हें कहा पता था कि उधर से बैलों का पूरा झुंड आ रहा है। बैलों के झुंड में फंसकर वुमूची उनके सिंह की सवारी करने लगा। बैल उसे फुटबॉल की तरह उछाल रहे थे। सबको लगा कि वो खाई में गिरकर निपट गया होगा, मगर वो एक पेड़ के सहारे लटका हुआ था। वहीं पर उसे नक्शे पर बना वो हाथी का दांत भी मिल जाता है। जहाज की कप्तान उससे वो दांत लेकर अपनी टोली से निकाल देती है, क्योंकि वो कप्तान की एक भी बात नहीं सुनता था। वुमूची के साथी भी उसे छोड़कर हैरांग की टोली में शामिल हो गए। इनका प्लान अगले दिन इस किनारे से कूच करने का था, लेकिन उसी रात हाथी का दांत चोरी हो गया। सबको पता था कि ये वुमूची का ही काम होगा। उसने इनके लिए एक क्लू भी छोड़ा था, जिसको फॉलो कर जंगल में वो शेर से बचते बचाते उस घर तक पहुंचे जहां पर मूची इनके आने का इंतजार कर रहा था। दरअसल उसने अपने प्लानिंग के मुताबिक हाथी का दांत चुराया और क्लू छोड़ा, ताकि ये उससे यहां आकर जहाज पर वापस चलने की मिन्नत करें, क्योंकि जू बैंग्स के खजाने का असली नक्शा उस हाथी के दांत पर ही बना था। मगर मूची का सारा प्लान चौपट हो गया। उसका कपटी दोस्त मैक उससे वो दांत चुराकर गायब हो गया था। दूसरी तरफ हम मैक को देखते हैं, जो हाथी के दांत का सौदा करने के लिए गोरियों राजवंश के आखिरी राजकुमारी बॉबी के साथ मिल गया था, और वो दोनों मिलकर एक साहूकार के पास सौदा करने पहुंचे थे। 10,000 युआन में सौदा तय भी हो गया। तभी कप्तान हैरांग अपनी पलटन के साथ वहां आ धमकी। मैक और गोरियों राजवंश के आखिरी राजकुमारी बॉबी को पकड़ लिया गया, जिसके बाद ये जहाज पर वापस लौटकर उस हाथी के दांत पर बने गुप्त लिपि को एक कपड़े पर प्रिंट करते हैं। मगर ये गुप्त लिखावट किसी के समझ में नहीं आ रहा होता। सब एक दूसरे की चुस्की ले रहे होते हैं। मूची पहले गोरियों की सेना में था। अपनी रिहाई के बदले वो उस लिखावट को पढ़ना शुरू किया, जिसमें हेगिल्दो नामक एक नदी का जिक्र था। हेगिल्दो नाम सुनते ही सब हक्का बक्का रह गए, क्योंकि कहानियों के मुताबिक वो नदी समंदर के नीचे से बहती थी। आज तक जो भी उस नदी को पार करना चाहा वो वापस नहीं लौटा। फिर भी कप्तान पीछे नहीं हटी और ये वापस किनारे जाकर शूवरों के पेशाब की थैली में ऑक्सीजन भर कर लाए और हेगिल्दो नदी के पास पहुंच छलांग लगा दिए। नदी के मोहानी तक पहुंचते ही नदी इनको अपनी तरफ खींचने लगी। कुछ ही मिनटों के अंदर ये एक पुराने मंदिर में पहुंच गए, जहां पर इनको ढेर सारा चांदी का बक्सा मिला, जिसे देख सबके सब झूम उठे। मगर मूची ने पकड़ लिया कि ये गोरियों का असली खजाना नहीं है। उनका एक पूरा कमरा सोने से भरा हुआ था। ये सुनते ही सब सोना ढूंढना स्टार्ट किए। तभी गुफा टूटने लगी। दरअसल कोई और भी इस खजाने को ढूंढने यहाँ आ चुका था। हैरंग और मूची उनको अंदर आने से रोकने लगे, जबकि बाकी लोग चांदी के बक्सों को जहाज पर शिफ्ट करने लगे। इसी दरमियान मैक की नजर एक झंडे पर पड़ी, जिस पर समंदर के सबसे खतरनाक टापू इमाजुनाटा का चित्र बना हुआ था।
वो झंडे को लेकर पानी में कूद पड़ा। उधर हैरंग चोट लगने की वजह से बेहोश हो गई। उसे तुरंत वहां से जहाज पर लाया गया, जबकि वुमुची उनसे लगातार लड़ता रहा। तभी उसकी नजर उस योद्धा पर पड़ी तो याद आया कि ये तो दमना का उपसेनापति ह्युंगसू था। वहीं वुमुची दमना का मुख्य सेनापति था, पर दोनों में बनती नहीं थी। इस खजाने तक पहुंचने के लिए ह्युंगसू ने गोरियों के सेनापति जू बैंग की पत्नी को ढूंढ निकाला था, जो कि भेष बदलकर एक मठ पर रह रही थी। इतने में धक्का लगने से चांदी का सारा बक्सा पानी में गिर गया। उसके साथ रस्सी में फंसकर वुमुची भी समंदर के गहराइयों में जाने लगा। ह्युंगसू उसे पकड़ना चाहा, लेकिन पकड़ नहीं सका। ऊपर आते ही उसे वो झंडा मिला जिस पर असली खजाने का जिक्र था। इधर नदी से बाहर आने के बाद हैरंग को याद आया कि जिस नक्शे पर खजाने का अगला नक्शा बना था वो तो गुफा के अंदर ही रह गया। नक्शा वापस लाने के लिए ये तुरंत जहाज को मोड़ने लगे। तभी बॉबी ने बताया कि वो नक्शा तो मैक ने छिपा लिया था, पर मैक से नक्शा अंदर ही गिर गया। ये बात वहां कोई मानने को तैयार नहीं था। नक्शे के लिए सब उसकी जान लेने के लिए उतारू हो गए। तब हार पछताकर मैक को बताना पड़ा कि वो बचपन में एक दफा इमाजुनाटा टापू पर जा चुका है। वहां हर टाइम आसमान से बिजली कड़कती है और आसमान से कहर बरसता है। वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। फिर भी ये सब के सब जान दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गए। तब मैक ने एक शर्त रखा कि अगर खजाना मिलने तक उसे कप्तान बना दिया जाए तो ही वो उन्हें वहां तक लेकर जाएगा। खजाने की लालच में आकर सब उसे कप्तान चुन लिए, जिसके बाद ये इमाजुनाटा टापू की तरफ निकल पड़े। उधर ह्युंगसू भी झंडे पर बने नक्शों की मदद से अपनी टोली लेकर इमाजुनाटा टापू की तरफ निकल चुका था। टापू के करीब पहुंचते ही समंदर का पानी उबलने लगा। घनघोर बादल छाने लगे। देखते ही देखते अंधेरा हो गया। अगले ही पल अनगिनत कड़कती हुई बिजली इनके जहाज पर आकर गिरने लगी, जिससे पूरे जहाज पर हड़कंप मच गया। दशकों में भी ऐसा मंजर किसी ने नहीं देखा था। वहीं ह्युंगसू ने इस कड़कती बिजली से बचने के लिए जहाज पर पतंगें लगा रखी थीं। उसका जहाज समंदर को चीरते हुए आगे बढ़ता जा रहा था और कुछ देर बाद ही ये टापू के करीब पहुंच गए। दूसरी ओर ये लोग भी तूफान से बाहर निकल आए। यहाँ से इमाजुनाटा टापू साफ साफ दिख रहा था। ये टापू बहुत बड़ा था। इनके पास नक्शा भी नहीं था जिससे ये खजाने तक पहुंच सके। तभी वुमुची की नजर टापू के सबसे ऊपरी चोटी पर पड़ी, जहां पर बिजली एक ही जगह बार बार गिर रहा था। वो अकेले ही खोज खबर लेने टापू पर पहुंच गया। वहां एक सर्कल में भाले के नोक पर गोरियों के 12 गद्दारों की खोपड़ी उनके नाम के साथ टंगी हुई थी। इतने में ह्युंगसू भी अपनी पलटन लेकर यहाँ आ धमका। उन्हें यहाँ आते देख वुमुची छिप गया, जिसके बाद वो एक एक करके भाला को निकालने लगे, मगर बिजली की चपेट में आकर उनका चूरमा बन गया। वहीं ट्रैप अलग से उन सब की जान ले रहा था। आखिरी भाला के नीचे से उन्हें एक संदूक मिला, जिसके अंदर शायद खजाना हो सकता था। दूसरी ओर मैक और उसकी पलटन को खजाना ढूंढते ढूंढते एक पेंगुइन मिली। उसने मुंह में एक सोने का टुकड़ा दबाया हुआ था, यानी खजाना यही कहीं पर छिपा था। अभी ये रणनीति बना ही रहे थे, तभी इनके जहाज पर ह्युंगसू के जाबाजों ने तोप से हमला कर दिया। कप्तान हैरंग तुरंत कुछ लोगों को वुमुची के पास रवाना कर खुद अपनी पलटन लेकर अपने जहाज को बचाने दौड़ पड़ी। वहीं मैक पेंगुइन को संभालते संभालते पानी में गिर गया। उधर वुमुची भी ज्यादा देर तक छिप नहीं सका और नजर में आते ही ह्युंगसू के आदमी उसे मारने के लिए उस पर टूट पड़े। वहीं जब संदूक खोला गया तो उसमें सिर्फ पत्थर और एक लकड़ी का मुखौटा मिला, जिसे मौका मिलते ही वुमुची लपक लिया। तब तक उसके साथी भी यहाँ आ चुके थे। आमने सामने आते ही दोनों गुटों में भिड़ंत हो गई। तब वुमुची सबको चुप कराते हुए ह्युंगसू को चैलेंज किया कि अगर दम है तो वो अकेले आकर उससे ये मुखौटा छीन ले। अगले ही पल वो लड़ पड़े। दोनों को तलवारबाजी में महारत हासिल थी। लड़ते लड़ते वो इस कदर खो गए कि मुखौटा उनके हाथ से नीचे गिर गया। ये मुखौटा मैक को मिला। इस मुखौटे के हूबहू सामने एक गुफा था। मैक तुरंत उस गुफा के अंदर गया तो खजाना देख दंग रह गया। ये वही सोने से भरा जहाज था जिसे सेनापति जू बैंग ने छिपाया था। तभी लावा के प्रकोप से ग्लेशियर पिघलने लगा और मैक खजाने को साथ लिए पानी की सतह पर आ गया। कप्तान हैरंग का जहाज पूरी तरह से डूब चुका था, इसलिए उन्होंने ह्युंगसू के जहाज पर धावा बोल दिया था। दोनों गुटों में जंग छिड़ी हुई थी। इस जहाज पर भी आग फैल चुका था। इससे पहले कि जहाज में विस्फोट हो, सब के सब खजाने वाले जहाज पर लौट आए। ये देख ह्युंगसू का आदमी उस जहाज पर तोप से गोला दागने ही वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर हैरंग ने तोप को उनके ही जहाज की तरफ मोड़ दिया और खुद बच निकली। अब सोने से भरा जहाज इनके कब्जे में था, मगर ज्वालामुखी के फटने से इतना भयंकर लहर उठा जिससे पार पाना लगभग नामुमकिन था। फिर भी कप्तान की सूझबूझ के चलते ये लहर से बचकर निकल आए, जबकि ह्युंगसू का जहाज चक्कोह में फंस कर डूब गया। अब इन्हें सिर्फ वुमुची के लौटने का इंतजार था। उधर वुमुची अभी भी ह्युंगसू से लड़ रहा था। इस लड़ाई के अंत में
वो मुची होंगसू को मार डालता है, जिसके बाद ये खजाना लेकर अपने शहर लौट चलते हैं।